Hello students, I Himani Joshi once again welcome you all in our today's crash course of modern history. Hope so you enjoyed yesterday class. Let's move ahead. Well, before moving ahead, here I am to let you know about the Arpita Ma'am courses on an Academy Plus Art and Culture crash course and revising current affairs through MCQ. If you want to avail discount, don't forget to use the code Sharma20 to avail the discount. Well, let's have a class today with the quote of motivation for UPSC. Never give up. Remember, once upon a time, if you ever had the thought of giving up, remember what were you even fighting for. So यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है ना जो आपसे बहुत ज़्यादा sacrifices मांगेगी before giving you the actual perks of an administrative officer. With the hint of Satyamev Jayate, let's start our today's class. And this class This class is all about the emergence of Indian state. See, coming back straight to the point कि यूपीएससी जो है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछती है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, और वो जो भी क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड होते ही है, चाहे वो इस सिलेबस से हो या वो नेक्स्ट सिलेबस से. So in this class, we are going to confine our course on the basis of the UPSC prospective examination. यूपीएससी के एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं आने वाला है rather than studying everything. So first let's have a brief about it. देखिए एक बार कल का मैं फटाफट आपको बता देती हूँ. कल हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देखा था, उसके बाद की सिचुएशन हम आज स्टडी कर रहे हैं. एंड tomorrow I'm gonna give you the timetable as to in how many days we are going to cover this modern Indian history. Today is our second class. With this we have our first state as Hyderabad. Hyderabad की location अब यहाँ पे है. You have to tell me in comment section that in which state is Hyderabad located and at what time or in what year Hyderabad got a separated state. ठीक है. तो now the state of Hyderabad, it was founded by Kumaruddin Siddiqui. अब कुमारुद्दीन सिद्दीकी जो है ना, उसको वॉइसराय ऑफ डेक्कन बनाया था. अब थोड़ा सा पीछे जाते कल की क्लास में कि आपको मोहम्मद शाह का राइम याद होगा जिसमें एक निजाम उल मुल्क करके हमने पढ़ा था, ठीक है. निजाम उल मुल्क को जैसे ही पता पड़ता है कि मोहम्मद शाह जो है वो कोई कंट्रोल नहीं दे रहा है तो वो डेक्कन चला जाता है और वहां पर जाके ये हैदराबाद की खोज करता है, ठीक है. एंड इट वॉज फाउंडेड बाय कमारुद्दीन सिद्दीकी द हैदराबाद इन एक्चुअल. देन निजामुल मुल्क क्या करता है, उसको वाइसरॉय बना देता है. देन 1724 में अगेन ही वाज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय बाय द टाइटल ऑफ असफ जा. फिर उसने एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम असफ जा था और इसके जो सक्सेसर्स थे ना उसको हम निजाम्स ऑफ हैदराबाद कहते हैं. सो दैट्स हाउ निजाम्स ऑफ हैदराबाद का नेम इवॉल्व हुआ. अब असफ जा जो है ही वॉज वेरी माइंडेड पर्सनालिटी. उसने डेक्कन को कंट्रोल किया एक सिंगल हैंडेडली, फॉर्म हैंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंडी उसने कंट्रोल किया. और जो भी रेबिलियस एंड पावरफुल जमींदार थे उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन के इसने क्रश कर दिया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, अनवर उद्दीन को जो कि उसका नॉमिनी था ऑन द थ्रोन ऑफ आरकोट, आरकोट अगेन इट्स अ प्लेस देर, उसको उसने वहां पे राजा बना दिया. बट असफ जाह की डेथ के बाद देखे ना 1748 में हैदराबाद जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से शिकार बन गया नेबरहुड का. अनवर उद्दीन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम. इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के तौर पे जो हम एक क्रैश कोर्स में स्टडी करेंगे इसी. तो हैदराबाद में इतना आपको क्लियर है. उसके बाद हैदराबाद के तुरंत बाद एक रीजन आता है जिसको हम कर्नाटक रीजन कहते हैं. नाउ दिस कर्नाटक रीजन इन द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इट्स लोकेटेड नियर कर्नाटका एंड इन द आर सदर्न मोस्ट रीजन पे, ठीक है. अब ये कर्नाटका जो है, कर्नाटक वो एक ऐसा प्रोविंस था डेक्कन में जो निजाम ऑफ हैदराबाद कंट्रोल करता था और कर्नाटक के जो लोग थे वो निजाम की बात बहुत अच्छे से मानते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे राइवलरी शुरू होने लगी आपस में, ये निजाम शब्द जो है वो फिर कंट्रोल में आ गया नवाब के, यानी कि निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड नवाब्स ऑफ कर्नाटक. दैट्स व्हाट पीपल स्टार्टेड टू यूज.
नेक्स्ट कम बंगाल. नाउ बंगाल हैज गॉट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. दो फैक्ट्स आपको बंगाल के याद रखने. पहला तो बंगाल वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री इन दोस डेज. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना रूल एस्टेब्लिश किया था बंगाल पे. ओके. Therein they started to build the rule across the country. सो बंगाल, अब ये सारी जो बात है ना, हम मैंने आपको कल भी बताया था, वी आर डूइंग टाइम ट्रैवलिंग. अभी हम 18वीं सदी में है. ओके. बंगाल के रीजन में हम पहुंच चुके हैं. क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल में तीन रीजन आ रहे हैं. तो बंगाल खुद, बिहार एंड उड़ीसा. ना मुर्शिद कुली खान जो था, ही वॉज द दीवान ऑफ बंगाल अंडर औरंगजेब. उसके बाद फारूक सैयद ने इसको सूबेदार यानी कि गवर्नर बना दिया. अब आपको पता है कि मुगल्स ने औरंगजेब के बाद से एक पॉलिसी रख ली कि हम है ना लोगों को हायर रैंक देते रहेंगे और उन्हें बहलाते फुसलाते रहेंगे. तो सेम फारूक सैयद डिड. इन्होंने इसको गवर्नर बना दिया. ना मुर्शिद कुली खान, ही अगेन वेरी माइंडेड पर्सनालिटी. अभी जो हम रूलर्स पढ़ रहे हैं ना, इनके पास बहुत ही अच्छा माइंड था, सब कुछ था, बट वेयर दे वर लैकिंग वाज देयर ओन यूनिटी. इसका क्या उन्होंने देखा कि सेंट्रल अथॉरिटी मतलब हमारी दिल्ली, जिस पे ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, वो वीक होती जा रही है. मुर्शिद कुली खान जो है वो प्रैक्टिकल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए. ठीक है. और उसके सक्सेसर सिराजुद्दौला एंड अली वर्दी खान, उन्होंने बंगाल को एक स्टेबल पीस एडमिनिस्ट्रेशन दिया था. नाउ ये तीन इतने ज्यादा फर्म थे, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड शुजाउद्दौला, दैट उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन दी. बट दे डिड नॉट परमिट दैट दे इंग्लिश एंड फ्रेंच अपना पोजीशन बना दे बंगाल में. उसकी उन्होंने परमिशन नहीं दी. उनका कहना सिर्फ इतना था कि आप लोग आएंगे, ट्रेड करेंगे, बट यू कांट ओ दिस प्लेस. एंड दिस इज द टोम ऑफ मुर्शिद कुली खान. देन next come the Awadh region. Okay. Now the governor of Awadh, state of Awadh, it basically comprised of Benares and some districts near Allahabad. Coming in the section that what's the recent name of Allahabad city. Now he is Sadid Khan. Okay. Sadid Khan Buran Mulk, he was appointed as the governor of Awadh. Then अब ये जो भी गवर्नर बनते गए ना, वो इंडिपेंडेंट होते गए. दे नो वेरी वेल हाउ टू क्रश जमींदार एंड हाउ टू बॉट द कंट्री अंडर देम. And then this his successor Safdar Jung. I'm mistaken over here. He's Safdar Jung. He gave Awadh a very long peace and prosperity. And then it extend up to the Rohilkhand as well, जो कि ईस्ट ऑफ दिल्ली के टेरिटरी का भी पार्ट है. मतलब आप सोचिए कि इन्होंने कितना लंबा एक अपना रूट बनाया था सफदर जंग ने. अवध, बंगाल काफी ज्यादा रिच प्रोविंसेस थे, इसलिए ब्रिटिशर्स की नजर हमेशा यहीं पर ही आती थी. Then come the Mysore. Now Mysore we all know it was ruled by a Hindu king. जिनकी death के बाद Hyder Ali he captured the throne. Now Hyder Ali has got very interesting background. बहुत सारी treaties sign हुई है. Hyder Ali के son टीपू सुल्तान को he is known as Tiger of Mysore as well. Okay, what he did, Hyder Ali यहाँ पे बहुत ज़्यादा illiterate थे, but उनका administrator बहुत ज़्यादा effective था. So what he did, he became the ruler and then he started to train his army. उनको ये पता था कि अगर मुझे अपनी यहाँ पे हुकूमत बनानी है, my army should be strong. He and his son, उन दोनों ने फ्रेंच की मदद की and then they made their navy force, armed force very much strong. But somehow Britishers were far more stronger than them and it was defeated. हैदर अली गॉट डिफीटेड. हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान भी डिफीटेड हो गए थे, जो बेसिकली हमारा एंग्लो मैसूर वॉर में टॉपिक कवर अप होगा. सो डोंट वरी फॉर दैट, विल स्टडी इट. ठीक है. आफ्टर हिज डेथ it was very weak and divided state. Now come the glorious Rajput kingdoms. What happened that yesterday we studied कि जैसे तैसे करके पहले बहादुर शाह ने, फिर फरूख सैयद, वी स्टडीड अबाउट जुल्फिकर खान एज वेल. जुल्फिकर खान ने इन्हें राजा सवाई जय सिंह जो कि अंबर के थे, ठीक है, उनको मिर्जा का टाइटल दिया था. इन्होंने है ना जयपुर की सिटी ढूंढी थी. ना फ्रॉम दोज ऑफ
Are you preparing for RAS, Rajasthan Administrative Services examination? It is important for you to have this keen interest on this Rajput kingdoms. Okay, जयपुर की सिटी इन्होंने ढूंढी थी राजा सवाई जय सिंह ने. Then it was his advanced instrument कि उनका इतना अच्छा टेक्निकल माइंड था कि उन्होंने जंतर मंतर बना दिया जयपुर में, जो कि एक्यूरेट टाइम बताता है. ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाना शुरू कर दी. अब क्या होता गया, राजपूत ने जो पहले मुगल थे, मुगल जैसे ही पावर में लो होते गए तो राजपूत पावर में इंक्रीज होते गए. अब राजपूत धीरे धीरे कम होते गए तो मराठा ज्यादा इंक्रीज हो गए यहाँ पे. सो बस यहाँ पे भी वही था कि राजपूत किंगडम्स में बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जयपुर सिटी was founded by ruler Raja Savai Jai Singh, and he also built various observatories, among which the famous is Jantar Mantar from Jaipur. Now, I would expect everyone to study about this Jantar Mantar in detail. Now, next come Punjab. पंजाब आप सबको पता है वो हमारे नॉर्दर्न प्रोविंसेस का पार्ट है. ठीक है, नाउ यू शुड रिमेम्बर दैट नॉर्दर्न प्रोविंसेस के बारे में हमने कल पढ़ा था, जहां से एन फॉर नॉर्दर्न एंड एन फॉर नादिर शाह एंट्री, यहाँ से हुई थी नादिर शाह जी की एंट्री. ठीक है, अब आपको हिस्ट्री में थोड़ी सी पीछे हम नादिर शाह के टाइम पे चलते. वो पर्शिया के रूलर थे, उन्होंने देखा कि इंडिया के पास वेल्थ बहुत सारा है, सो लेट्स गो टू इंडिया एंड कैप्चर इट. तो वो आए थे नॉर्दर्न टेरिटरी से इंडिया की. ठीक है, अब नॉर्दर्न टेरिटरी में से पहले एंट्री उन्होंने की थी पंजाब में. अब पंजाब जो है वो काफी ज्यादा रिच है आज की डेट में भी, चाहे हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात कर ले पंजाब की या उसके हिस्टोरिक लोकेशंस की. नादिर शाह took advantage of capturing and plundering all the wealth of India through these provinces. इनफैक्ट इंडिया के हम जो बॉर्डर्स देखते हैं ना, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल है. Okay, it's very much challenging even in today's date because we get maximum attack from northern side of our country. Same, ये नादिर शाह जी ने भी वही किया था, ये एंटर हो चुके थे हमारे पंजाब में. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जब नादिर शाह एंटर हुए थे उससे पहले पंजाब की क्या क्या सिचुएशन थी. सी, पंजाब के लीडरशिप में किसके लीडरशिप में था? सबसे पहले पंजाब गुरु गोबिंद सिंह जी के लीडरशिप में थे, जो कि 10th एंड लास्ट गुरु थे सिख कम्युनिटी के. ठीक है, और ये एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दी थी सिख की. Now, at the end of 18th century, Ranjit Singh, who was the chief of Sukharcharia, जिन्होंने सारे सिख चीफ जो कि वेस्ट ऑफ सतलज रिवर्स पे आते हैं उनको कंट्रोल किया, और महाराजा रंजीत सिंह जी ने एक बहुत ही पावरफुल सिख एम्पायर को इस्टेब्लिश करा पंजाब में. उनकी डेथ के बाद सिख स्टेट में क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा. ठीक है, और इंग्लिश थे जो कि अपॉर्चुनिटी देख रहे थे टू एक्सपांड देयर टेरिटरीज, क्योंकि अपने इंग्लिश जो थे वो दे आर स्टिल इन दिल्ली. ये सारी चीजें वो लोग दिल्ली से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब हम ये पढ़ रहे हैं दैट 18th सेंचुरी में कौन कौन से स्टेट्स बने थे इंडिया में, एंड ब्रिटिशर्स दे वर स्टिल इन दिस I that which state now we should conquer. So they conquered the Sikh kingdom in 1839 to 1840. And remember, Nadir Shah, he invaded in the decades of 17. Don't forget to let me know in the comment section when was the year when Nadir Shah invaded India. Okay. Then next come the Marathas kingdom. Now we all are aware of the fact that Aurangzeb जो है उन्होंने एक सिविल वॉर के थ्रू अपना थ्रोन लिया था. औरंगजेब के सक्सेसर्स ने यानी कि बहादुर शाह ने औरंगजेब के आपस में सारे बेटियों ने लड़ाई की थी, जिसमें से बहादुर शाह जो थे वो मोस्ट एलिजिबल की तरह खड़े हुए थे. एट द एज ऑफ 65 ही बिकेम द किंग, और यू मे सी द एम्पायर ऑफ इंडिया और मुगल एम्पायर. ठीक है, औरंगजेब ने कुछ कुछ मिस्टेक्स की थी, वो हमने कल स्टडी की थी. एक मिस्टेक उनकी ये थी कि उन्होंने शाहू जी को जो है, जो कि ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पोते को उन्होंने इम्प्रिजन अपने कब्जे में रखा था. देन इनको रिलीज किया गया.
मराठा स्टेट जो था वो टाइम पे रूल हो रहा था, ताराबाई उन्हें रूल कर रही थी। और सिविल वॉर जो है वो दोनों शाहू जी के बीच में हुआ, जो कि एक विक्टोरियस प्रूव हुआ। शाहू जी ने क्या किया, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और प्राइम मिनिस्टर, basically पेशवा एंड प्राइम मिनिस्टर इज द सेम, इन द ईयर 1713। नाउ बालाजी विश्वनाथ का जो पूरा पावर था उनकी सूझबूझ से हम कहने लगे, so he became the real rulers of Marathas. Now the king was so much into his background that बालाजी विश्वनाथ ने उन्होंने मराठा सरदार यानी कि मराठा चीफ को एक एक सेपरेट एरिया दे दी। तुम चौथ कलेक्ट करोगे, तुम चौथ से सरदेशमुखी कलेक्ट करोगे। फॉर दोज हु आर स्टिल नॉट क्लियर व्हाट इज चौथ एंड व्हाट इज सरदेशमुखी, आई एम एक्सप्लेन यू वंस अगेन दैट इमेजिन there is a land who owes a weight of 100 kg of wheat per year, ठीक है, और let's confine it to per month। क्या होगा चौथ में इसका 1/4 जो है वो जाएगा मराठा चीफ के पास, ठीक है, 1/4 हिस्सा यानी कि 25 kg हो गया। अब सरदेश मुख की बात आ रही है, सरदेश मतलब कल भी बताया गया था आपको कि जो भैया मुखिया जी, इन शॉर्ट कंट्रोल जिसके अंडर हो। अब उन्होंने कहा कि 25 केजी का 10% यानी कि 2.5 अप्रोक्सली, नॉट अप्रोक्सली, इट्स गोइंग टू बी 2.5 ओनली, 2.5 वाला हिस्सा जाएगा सरदेश मुख को। इन दैट सेंस ये जो अलग अलग कलेक्ट करने की जो टाइम था वो भी इन्होंने मराठास ने डिवाइड करके रख दिए थे। मतलब आप सोचिए इनका एम्पायर जो है वो इतना बड़ा हो चुका था दैट ही अपॉइंटेड सेवरल कलेक्टर्स फॉर दिस। एंड आफ्टर अ वाइल यू रिमेम्बर अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब इसके बाद जो आए थे रोल में वो थे बालाजी बाजीराव एंड see his year 1740 to 1761, the year 1761 when third battle of Panipat took place। उन्होंने क्या किया, एम्पायर को अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ाना शुरू किया। मराठा दे soon reached to Delhi, okay, and Marathas they always support to Mughal empire emperor। Now जैसे अहमद शाह अब्दाली ने एंट्री ली थी फ्रॉम पंजाब सेम एज नादिर शाह डिड, उन्होंने मराठास को एक ओपन कन्फ्लिक्ट में ले आए, एक बैटल कर दी उन्होंने, एंड दिस इज नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत व्हिच टुक प्लेस इन जनवरी 1761, after which in which Marathas 28,000 soldiers were lost, and then this downfall of Marathas began. Just like the Mughal emperors at their downfall, Marathas also experienced various downfall। अब ये downfall में जो है ना बहुत ज़्यादा social और economic condition भी लोगों की, एक लेमैन की हमें देखने मिली थी। लोग इतना अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेगनेंट और एक ठहराव पे आ गया था। लैंड जमींदार आपस में झगड़ते रहते थे ये देखने के लिए कि अब ये लैंड किसका होगा। इन शॉर्ट पीपल दे वर फेल्ड कॉन्स्टेंटली, एंड देन इंडिया has got completely the whole self insufficient people in this century, okay, because of constant invention पे इन्वेंशन होते गए, बाहर से लोग आते थे वो ट्रेजर लेके चले जाते थे। एग्रीकल्चर में रेवेन्यू फार्मिंग आ गई कि आपके खेत में जो भी हो उसका एक फिक्स अमाउंट, चाहे आपकी फसल हो रही हो या नहीं, वो हमारे एम्परर यानी कि गवर्नर को जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच काफी ज्यादा डिटोरिएशन आता गया एक 18th century में। And then in tomorrow's class we will be studying about a step ahead of to this कि अब जैसे ही 18th century पे आए तो यूरोपियन सेटलमेंट धीरे धीरे इंडिया में शुरू होता गया, और ये कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, we'll study everything in detail by tomorrow, okay। So meanwhile I would expect you all to stay safe, stay healthy, and just do whatever you want to do, but don't forget to love yourself first. So it's me, Himani Joshi, signing off from today's class. See you tomorrow. Thank you.